is in favor of fair use. बहुत समय पहले की बात है। किसानपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव धर्मपुर में मदन लाल अपनी पत्नी सीता, बेटी मुनमुन और बूढ़ी माँ श्यामा के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह खेती करके अपनी परिवार का गुजर बसर किया करता था। उस खेत के उपजे अनाज से मदन लाल के परिवार का साल भर तक का गुजारा आसानी से हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह मदन लाल अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी 9 वर्षीय बेटी मुनमुन उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है। अपने पापा मदन लाल से कहती है, पापा पापा जल्दी घर चलो ना, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनकर मदन लाल बहुत घबरा जाता है और मुनमुन के साथ घर की तरफ दौड़ आता है। वह घर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अपनी माँ ऐसी हालत देखकर मदन लाल बहुत घबरा गया और जल्दी जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मदन लाल जी, आपकी माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, लेकिन हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें रोजाना दी जाएगी तो थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, लेकिन वो दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर मदन लाल बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वह उन दवाइयों को खरीद सके। मदन लाल के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह अपनी जमीन का अधिकांश हिस्सा बेच देता है और कुछ पैसे वह सेठ भिखारी दास से ब्याज पर लेता है। श्यामा के महंगे इलाज और महंगी दवाइयां होने के कारण मदन लाल की लगभग सारी जमीन धीरे धीरे करके बिक गई थी और अब मदन लाल के पास खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। अब मदन लाल के हालात पहले से भी दयनीय हो गए थे। अब उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस छोटे से खेत के टुकड़े में इतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि घर के लिए खाने लायक अनाज बचाकर उस सेठ भिखारी दास का कर्ज चुका सके। एक दिन सेठ भिखारी दास मदन लाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ रामलाल, कर्ज लिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, वापस कब चुकाएगा? सेठ जी, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता ही है। अरे तेरा तो ये रोज का रोना धोना है, मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही खेतों से फसल काटकर उससे जो पैसों की बचत होगी आपको देने की कोशिश करूंगा। अरे कोशिश करूंगा का क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको कहाँ से दूं? ऐसा कहकर मदन लाल रोने लगता है। मदन लाल को रोता देख सेठ गुस्से में बोलता है, ओए सुन रामलाल, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू दिखाना बंद कर। अरे बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, पहले तो मुंह उठा के पैसा मांगने आ जाते हैं और जब वापस देने की बारी आती है तब रोने का दिखावा करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर 1 महीने में तुमने मेरा सारा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर और जो बची खुची जमीन है वो सब छीन लूंगा। थोड़ा रहम करो मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक घर ही तो है हमारे पास, जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी है। सर्दियां शुरू होने वाली है, अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? आप ही तो हमारे अन्नदाता हो मालिक। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। ऐसा कहकर मदन लाल सेठ भिखारी दास के चरणों में गिर जाता है। रहम करो मालिक, थोड़ा रहम करो। सुन मदन लाल, अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर सेठ भिखारी दास मदन लाल को धक्का मारकर उसे अपने घर से बाहर कर देता है। बेचारा मदन लाल बिना कुछ बोले दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। उसका मन अंदर से बहुत डर गया था। वह सोच रहा था कि हे भगवान, अगर सेठ मेरी जमीन और घर ले लेगा तो सर्दियों में मैं अपनी बूढ़ी बीमार माँ, पत्नी और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? यह सोचते सोचते मदन लाल घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी और बेटी घर के आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रही थे। अपनी बेटी को अपनी तरफ आता देखकर मदन लाल अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है। पापा आ गया आप? माँ देखो ना, पिताजी घर आ गए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज अपनी सहेली के पास खेलने नहीं गई क्या? बस पापा, जा ही रही हूँ आपको।
देखा तो रुक गई थी। पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली है। आप इस बार सर्दियों में मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। मुनमुन की यह बातें सुनकर मदनलाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, इस साल सर्दियों में मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। सीता अपने पति मदन लाल को अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि पक्का सेठ नहीं माना होगा। वह मुनमुन को वहाँ से जाने को कहती है। बेटा मुनमुन, देखो पापा अभी थक कर आए हैं, जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो। तुम्हारी सहेलियां कब से तुम्हें बुला रही हैं बेटा। जाओ, अब पापा को थोड़ा आराम करने दो। ठीक है पापा, मैं खेल कर आती हूँ थोड़े देर में। मुनमुन के वहाँ से जाते ही सीता अपने पति से पूछती है, अजी क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। सेठ जी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं भाग्यवान, वह सेठ गरीबदास कर्ज के पैसे मांग रहा था। बोल रहा था कि अगर 1 महीने में हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वह हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा। और सीता देखो, सर्दियां भी आने ही वाली है। अगर सेठ हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा तो हम इन सर्दियों में कहाँ जाएंगे। ऐसा कहते कहते मदन लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर सीता मदन लाल को सांत्वना देते हुए कहती है, अजी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान हम पर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। देखना, कोई ना कोई तो हल निकल ही जाएगा। मदन लाल और उसकी पत्नी की सब बातें अंदर चारपाई पर लेटी उसकी बीमार माँ सुन लेती है। मदन लाल, ओ बेटा मदन लाल, जरा इधर मेरे पास तो आजा। अपनी माँ श्यामा की आवाज सुनकर मदन लाल उसके पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए आपको? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ जा। मदन लाल अपनी माँ श्यामा के पास बैठ जाता है। तभी श्यामा देवी अपने बेटे मदन लाल से बोलती हैं, तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। अरे माँ, ऐसी अशुभ बातें क्यों बोल रही हो? बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू अब मेरी दवाइयों पर जो खर्च करता है ना बेटा, अब वह मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपना यह घर और जमीन बचा ले देकर अब यह थोड़ी सी जमीन और यह घर ही तो बचा है तुम्हारे पास। अगर यह सब भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो आगे क्या होगा तुम लोगों का। मदन लाल चुपचाप सिर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था। माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 1 महीने का समय है ना, तू देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। चल माँ, अब तू ज्यादा बात मत कर, सो जा और आराम कर, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहे कहकर मदन लाल भी सोने चला जाता है। सुबह उठते ही मदन लाल अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अभी फसल तैयार होने में कुछ समय बाकी है और सर्दियां भी अभी आने ही वाली है, तो क्यों ना इतने दिन मैं कुछ काम धंधा कर लूं जिससे कि सेठ का कुछ कर्ज भी चुकता हो जाएगा और सर्दियों के लिए कंबल वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है जी, मैं भी यही बोलने वाली थी आपको कि कुछ काम धंधा कीजिए। घर की मरम्मत भी करवानी है, दरवाजे, खिड़कियां और छत तो लगभग टूट ही चुके हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। माँ को समय पर दवाइयाँ दे देना और मुनमुन का भी ख्याल रखना। इतना कहकर मदन लाल घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। मदन लाल पूरे धर्मपुर गांव में काम का पता करता है। आखिरकार शाम होते होते मदन लाल को सेठ गरीबदास के यहाँ मजदूरी का काम मिल जाता है और वो घर की तरफ वापस जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते खुद से बातें करता हुआ बोलता है, भगवान का शुक्र है, कोई तो काम मिला, वरना मेरा और मेरे परिवार का क्या होता और मैं कैसे सेठ भिखारीदास का कर्ज दे पाता। मदन लाल आज थोड़ा खुश था क्योंकि काम मिलने से उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी, जिससे कि अब वह अपने घर और जमीन को उस सेठ से बचा लेगा। शाम हो चुकी थी और ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है और तभी उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही होती हैं और अपने पति से बोलती हैं, अजी आ गए आप, कोई काम मिला क्या या नहीं? हाँ भाग्यवान,
गांव में वो सेठ गरीबदास है ना, उसके यहाँ मजदूरी का काम मिला है। उन्होंने बोला है कि कल से काम पर आ जाना। अच्छा जी, सही है। फिर तो चलो, अब आप खाना खा लो और आराम करो, बहुत थक गए होंगे। मदन लाल खाना खाकर अपनी माँ के हाल चाल पूछता है और फिर सोने चला जाता है। अगले दिन वह सेठ गरीबदास के यहाँ काम पर चला जाता है और दिन भर वहां पर मजदूरी का काम करता है। ऐसे ही रोज काम करता। इस प्रकार उसे काम करते करते लगभग 1 महीना होने को आया था। सर्दियों ने भी अपने पैर पसार लिए थे और उधर उसकी फसल भी पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी। एक सुबह वह सेठ गरीबदास के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, महीना भी पूरा होने ही वाला है। आप थोड़ी मजदूरी दे देते तो अच्छा होता। घर के लिए राशन का सामान और सर्दियों के कपड़े खरीदने थे। अरे ओ मदन लाल, कम से कम पूरा महीना तो होने देते। तुम पहले ही पैसे मांगने आ गए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पूरा महीना हो जाए तब लेने आना। सेठ जी, कुछ कीजिए ना, घर में पैसों की बहुत जरूरत है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और बीमार माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। अरे बोला ना, तुमको एक बार में समझ नहीं आता क्या? पैसे नहीं है मतलब नहीं है। महीना पूरा होते ही मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। यह सेठ गरीबदास तो उस भिखारी दास का भी बाप निकला। बेचारा मदन लाल चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, शाम भी होने ही वाली थी। इस कड़कती ठंड में जैसे तैसे मदन लाल ने अपना काम खत्म किया और फिर बेचारा दुखी मन से घर के लिए रवाना हो जाता है। मदन लाल की पत्नी घर के आंगन में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। ए जी, आज इतनी देरी क्यों कर दी आने में? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? अरे भाग्यवान, अब क्या ही बताओ। सेठ गरीबदास से थोड़े पैसे मांगने गया था घर की जरूरतों के लिए, लेकिन वो तो गुस्से में मुझ पर ही चिल्ला रहे थे। बोल रहे थे कि 1 महीना तो पूरा होने दो, तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। आजकल हम जैसे गरीबों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अजी, ये ऐसे लोग हमको ही क्यों मिलते हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज खेत जाकर आई थी। हमारी फसल पककर पूरी तरह तैयार हो गई है। कल आप काम पर मत जाना, हम फसल की कटाई करेंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, लेकिन मजदूर को भी तो हक है ना, उसे पैसे समय पर मिलने चाहिए। किसी ने कहा है ना, मजदूर के पसीने सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये आजकल के सेठ लोग क्या ही समझेंगे। अजी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो, रात होने वाली है, अब आप हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं, फिर सुबह फसल की कटाई करने भी तो जाना है। फिर वे खाना खाकर सो जाते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। फिर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज से मदन लाल की आंख खुल जाती है और वो बिस्तर में बैठकर चिंतित होकर ऊपर वाले को याद करके बोलता है, ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दी तो पहले से ही अपना कहर ढा रही थी, अब ऊपर से ये बेमौसम बारिश। मदन लाल मन ही मन ये प्रार्थना किए जा रहा था कि कैसे भी ये बारिश रुक जाए। ये तेज बारिश लगातार 4-5 दिन से अपना कहर बरसा रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे और अब धर्मपुर में सर्दी पहले से 4 गुना बढ़ चुकी थी। बाकी गांव वालों की तरह मदन लाल भी अपने घर में आग के सामने अपनी पत्नी सीता और बच्ची मुनमुन के साथ बैठा था और फिर अपनी पत्नी सीता से बोलता है, देख रही हो भाग्यवान, ये बारिश तो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। हाँ जी, ऊपर वाला ही जाने ये कब रुकेगी। हमारी फसल का भी पता नहीं क्या हाल होगा। भगवान करे हमारी फसल सही सलामत हो, बारिश को कुछ कम होने दो। भाग्यवान, फिर हम फसल देखने चलेंगे। शाम होते होते बारिश कुछ कम हो जाती है। फिर वे दोनों फसल को देखने खेत की ओर निकल पड़ते हैं।
वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनका पूरा खेत पानी से भर चुका है और फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? देख रही हो भाग्यवान, हमारी तो सारी फसल ही बर्बाद हो गया। अब इस कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? हाँ जी, यह फसल ही तो एकमात्र हमारा सहारा थी, वह भी बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? हाँ भाग्यवान, हमारे पास एक कंबल तक खरीदने के पैसे नहीं है और कल परसों तक वहाँ सेठ भिखारी दास भी पैसे लेने आने वाला है। वे बेचार इस मौसम की मार के आगे क्या ही कर सकते थे। दोनों दुखी मन से घर लौट आते हैं। सीता, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से यह बेमौसम बारिश, जिससे अब तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और माँ की भी हालत खराब होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं माँ और तुम लोगों को इस ठंड से कैसे बचाऊंगा। सीता चुपचाप मदन लाल की बातें सुन रही थी। उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह जानती थी कि अब हमारा यह घर और जमीन सेठ भिखारी दास के हाथों में चला जाएगा। वह डबडबाई आंखों से कभी मदन लाल को देखती तो कभी अपनी बेटी को, और मदन लाल को भी बार बार यह चिंता सताई जा रही थी कि सेठ भिखारी दास का 1 महीना भी पूरा हो चुका है। वह कभी भी आकर उसे बेघर कर सकता है। फिर वो इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा। उस रात बेचारा मदन लाल और उसकी पत्नी बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। मदन लाल को दिया गया 1 महीने का समय पूरा हो चुका था। और सेठ भिखारी दास अपने आदमियों के साथ मदन लाल के घर पहुंच जाता है और पहुंचकर मदन लाल से बोलता है, मदन लाल, अरे ओ मदन लाल, बाहर आ जल्दी, बहुत ठंड लग रही है। सेठ भिखारी दास की आवाज सुनकर मदन लाल को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे मदन लाल, हो गया पैसे का इंतजाम या ऐसे ही मेरा पैसा दबा कर बैठा है? नहीं मालिक, मैं अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ? मदन लाल हाथ जोड़कर सेठ भिखारी दास के चरणों में बैठ जाता है और उससे कहता है, मालिक, कुछ दिनों का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतने कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस खाए हम पर मालिक। सेठ भिखारी दास गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मदन लाल से कहता है, अरे बहुत समय दे दिया तुमको, तुम भूखे नंगे लोग चले आते हो पैसा मांगने और पैसा वापस देने के समय पर रोने लगते हो। बहुत हो गया तुम्हारा, अब तू मेरे सामने यह रोने का नाटक मत कर। इतना कहकर सेठ भिखारी दास अपने आदमियों से कहता है, अरे ओ कल्लू और भोलू, बहुत देर हो गई इसको चपड़ चपड़ करते हुए। इसकी माँ, बीवी, बच्चे और घर के सारे सामान को बाहर फेंक दो। सेठ के इतना कहते ही वे दोनों मदन लाल के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। ये सब देखकर मुनमुन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी माँ सीता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी दया करो मुझ गरीब पर। इतनी ठंड में मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठंड से मेरी माँ मर जाएगी मालिक। तरस खाओ हम पर, थोड़ा रहम करो मालिक। सेठ भिखारी दास मदन लाल की एक नहीं सुनता है और उसके सारे सामान को बाहर फेंकवा देता है। मदन लाल और उसकी पत्नी सीता रोते रोते अपना सारा सामान इधर उधर बिखरे हुए देखकर उनका शरीर स्तब्ध हो जाता है और उनके पास अपने सामान को बिखरे पड़े देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मदन लाल अकेला करता भी क्या, और सेठ के साथ उसके 2 हट्टे कट्टे पहलवान जो खड़े थे। बेचारा मदन लाल अपनी पत्नी सीता के साथ और उनकी बेटी मुनमुन अपनी दादी के पास खड़ी अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी माँ और पिता को रोते हुए देख रही थी। सेठ भिखारी दास उन गरीब बेचारों को बेघर कर देता। मदन लाल अपनी माँ, बेटी और पत्नी के साथ रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे और जो थे वह भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। मदन लाल की माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। वह बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। मदन लाल अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। तब उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। जैसे तैसे करके उन्होंने पूस के महीने की वह ठंडी रात गुजारी। जैसे तैसे उन्होंने वह रात तो गुजार ली, लेकिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और मदन लाल की माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। इसीलिए वह मदद मांगने गांव में जाता है। वह सबके आगे हाथ जोड़कर मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बदकिस्मती तो देखो, किसी ने उसकी मदद नहीं करी।
मदद के लिए भटकते भटकते बेचारा मदन लाल पूरा दिन बिता देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली के खाली थे। रात भी होने वाली थी, परंतु वह अपने परिवार के पास वापस चल पड़ता है और चलते चलते खुद से बड़बड़ाता है। तारिक, कितने बेरहम हैं ये गांव के लोग, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। जब मदन लाल अपने परिवार के पास पहुंचता है, उस समय उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वह अपनी माँ की तबीयत के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है। अब माँ की तबीयत कैसी है सीता? और पता है, आज मैंने पूरे गांव में बहुत लोगों से मदद नहीं थी, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी श्यामा ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। वह बेचारी इस बेरहम ठंड के थपेड़ों को नहीं सह पाई। मदन लाल पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वह कुछ भी नहीं कर सका। आज ही आप शांत हो जाएं। पता नहीं ऊपर वाले ने हम गरीबों की किस्मत कैसे लिखी है। ये मौसम भी बनाए तो हम गरीबों को सताने के लिए। मदन लाल की बेटी मुनमुन भी ठंड से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को मदन लाल ने खो दिया था, पर वह अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। उसने अपने मन में यह फैसला लिया कि वह अब अपनी बेटी को और तकलीफ नहीं होने देगा। मदन लाल लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगा और उसकी पत्नी सीता भी लोगों के घरों में खाना बनाने और मेहनत मजदूरी का काम करने लगी। एक दिन मदन लाल सेठ गरीबदास के पास जाता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो मदन लाल, काश उस दिन मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। सेठ गरीबदास मदन लाल को उसकी मजदूरी के पैसे दे देता है, जिसे मदन लाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। ठंड से बचने के लिए अब मदन लाल के पास एक छत थी और उसकी बेटी मुनमुन भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पर मदन लाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था।